गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे मैंने अभी तक बहुत सारी मीटिंग्स ले ली आप लोगों की। आज की मीटिंग बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी है और इस मीटिंग में मुझे बहुत खुशी भी है। वो इसलिए कि अभी तक की जो मीटिंग्स ली उस मीटिंग का असर अब जाके दिखने लगा। वो कैसे कि अभी हमारे स्टेट के अंदर हमारी ही ब्रांच के आरओ फर्स्ट है, हमारी ही ब्रांच के बीएम फर्स्ट हैं, हमारे ही सीबीएम फर्स्ट हैं और हमारे ही स्टेट हेड फर्स्ट हैं। मतलब हर तरह से हम सबसे आगे हैं। और सीबीएम है तो सीसीएम भी है। अब वो तो सब साथ साथ है, कड़ी है, सब साथ साथ है। ठीक है। तो और बीएम है तो बीसीएम्स भी है। बिल्कुल। तो इसके लिए आरओ, बीएम, सीबीएम, मेरे बीसीएम, मेरे खुद के जेडसीएम, मेहनत तो सभी ने की है, किसी भी तरह से की है। सही बात। और हम तो क्या है कि नियम कानून और कंपनी की पॉलिसी बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई नया आरओ ज्वाइन कर रहा है तो उसको पता लग जाता है कि मेरे को किस स्टाइल में, किस वर्किंग स्टाइल में काम करना चाहिए, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं वापस से एक बार मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप नए हैं, आपका नाम अनिल कुमावत जी। कब ज्वाइन किया आपने? 20 दिन हो गए। ठीक है। और कोई न्यू है यहाँ पे पर्सन? आप न्यू है, आपका नाम है विकास वर्मा जी। आपने ज्वाइन कब से किया है? 3 जनवरी से। देखो, मैं विकास वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे अच्छा आप खड़े होइए। आपने कितना फाइल लॉगिन किया था? 6 फाइलें लॉगिन की है इन्होंने। मतलब पहले ही महीने में 6 छक्का मार दिया इन्होंने। तो सबसे पहले मैं इनका सम्मान भी करना चाहूंगा। आप आगे आइए। बिल्कुल डिजर्विंग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। फोटो लो। और पेन की लो। और इसी तरह से मैं सेकंड जो सम्मान करना चाहता हूं, अपने सबसे ज्यादा जो बिजनेस किया जिस आरओ ने, विक्रम सिंह जी, आप भी बताइए। आइए। इन्होंने पूरे अपने स्टेट के अंदर सबसे पहले नंबर पे हैं। इनसे आगे कोई नहीं है आरओ की लिस्ट में। थैंक यू। इनसे सीखिए और इनसे समझिए कैसे बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। और नंबर ऑफ लॉगिन्स भी 6 थी। नंबर ऑफ लॉगिन्स भी 6 थी है। देखो, बहुत अच्छा काम किया। और इसीलिए मैं अपने राजस्थान के जो फर्स्ट रहे बीएम रतिंदर जी को भी बुलाना चाहूंगा। नहीं, पहले आरओ के अंदर फर्स्ट और कौन? नानू। 8 फाइल लॉगिन। अच्छा, 9 फाइल लॉगिन। तो नानू राम जी आइए। अरे आओ, परफॉर्मर बहुत अच्छा काम किया आपने भी। और बिजनेस और आप रेगुलर कर रहे हैं 100+। आरओ की लिस्ट होगी। नेक्स्ट मैं बीएम साहब रतिंदर जी को बुलाना चाहूंगा। अपने स्टेट में सबसे ज्यादा बिजनेस रतिंदर जी का ही है। और मैं दीपक जी को भी बुलाना चाहूंगा कि दीपक जी के सहयोग से इनके आरओ ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। अब बारी है सीबीएम साहब की। ठीक है। सीबीएम साहब को 2 माला पहनाएंगे क्योंकि सभी आरओ, सभी बीएम इनके अंडर में आते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आइए। बहुत बढ़िया। ये हमारी मीटिंग की यही जो रहो। शुरुआत है, ये बहुत अच्छी रही। एक फोटो लेंगे? अच्छा, इनको बिल्कुल। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सीसीएम साहब को हम माला पहनाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि
तीनों वो भी आ जाओ। अरे भाई साहब, आप लोगों का बहुत सही होगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट का। अरे आओ, मैं एक चीज बता दूं, देखिए इस चीज में मैं सम्मान एक करना एक चाहूंगा। एक करके इस चीज में मैं तहे दिल से सम्मान करना चाहूंगा। वो इसलिए, मेरी बात सुनो, मेरे बीएम जिनका वेलकम किया, आरओ जिनका वेलकम किया, सब डिजर्विंग है। बट टाइम रात को 11 बजे तक बैठने वाले ये हैं, उनकी फाइल को निकाल के करने वाले ये हैं। मेरी टीम को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी टीम ने लास्ट के 10 दिन तक रात को 12-12 1-1 बजे तक काम किया है। वास्तव में ये बहुत बड़ा चीज है। अपने एब्सेंस में डायरेक्ट आरओ को फोन किया है, ये डॉक्यूमेंट दे दो, खुद ने अपलोड किया है, आरओ के आईडी से निकाला है या कहीं से भी कैसे भी करके। अगर आरओ कॉन्टेक्टेबल नहीं था, मैंने नहीं किया, तो आज हम सबसे आगे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आरओ ने तो फाइल लॉगिंग की है, बीसीएम ने रातों रात काम भी किया है। एक भी फाइल अपने आईटी में नहीं फंसी है। टोटल डिस्पर्सियस हर लोगों की फंसी है। इवन अपने क्लस्टर की भी, वो नहीं क्लस्टर का नाम आता है, अपने स्टेट हेड की भी फंसी है। अच्छा, हाँ, लेकिन दोनों अपनी की भी ब्रांच फंसी से है, यहाँ से अपनी लेकिन नहीं फंसी किसी की। अपनी ब्रांच अपनी की सब एक क्लियर हुई है। फाइल नहीं फंसी है, तो डिजर्विंग है। रातों को ओटीसी लिए मैंने। ये रवि साथी अभी न्यू ज्वाइन ही है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। एचआर ने मेरे को बोला पर्सनली फोन करके कि नए बंदे आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। जरूरत ही नहीं, नए लगते ही नहीं, नए लगते ही नहीं है। और सेकंड ये ये हमारे अंकित जी, जोबनेर से भागते यहाँ आते, इनकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। ये सुबह से शाम जोबनेर भागते हैं और जोबनेर से शाम को वापस, और फिर रात को रात काम करते हैं। रेगुलर अच्छा काम संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अब आइए, आओ भैया, आओ भैया, ये हमारा बाली देखो बाली जाएगा, बाली। ये चैंपियन है, किसी से रिलेशन नहीं बिगड़ने देते। रिलेशन की वजह से केस डिले भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रात को लेट बैठ के और काम पूरा सराहनीय तरीके से किया है। सबसे ज्यादा और पीडी सबसे करने अच्छी वाले बात है, पहले नहीं की होगी। सबसे ज्यादा पीडी करने वाले शायद राजस्थान में यही है नंबर 1। उनको दोनों तरफ से, उनको दो मारा। इनको दोनों एक इन्होंने सबसे ज्यादा पीढ़ी करी, और इनकी रात की एक आदत है, लेकिन इन्होंने सुधार किया और अपने टाइम को सही उपयोग किया और हेल्थ की, और इसी बीसीएम टीम की वजह से भी हम आगे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें रिजल्ट टाइम पे दिया। टाइम पे दिया। अगर हमारे बीसीएम या अपन लोग टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते। हमने टाइम पे पीढ़ी की, टाइम पे रिजल्ट दिए, तो आज हम आगे हैं सबसे। और तीनों ने ये नहीं देखा कि ये फाइल अंकित की है, पीडी उसने की है, सारा सब कुछ सिनोफ इंक्वायरी आई, अब अंकित करेगा नहीं। रवि ने उस दिन बैठ के, इनके मदर की प्रॉब्लम थी कुछ, मदर ना, हाँ अब ठीक है, अभी हॉस्पिटल जाता है। तो रवि ने बैठ के सबकी क्यू खाली करी, इनकी भी करी हेल्प, इनकी भी हेल्प करी, और इन्होंने भी करी। अब आप इनकी मेहनत देख सकते हैं कि इनकी मदर अभी भी हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब है, लेकिन ये फिर भी अपने बीच में मतलब इनकी मेहनत देखो आप, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग बैठिए। और बहुत बढ़िया, आप CCM लोग काम कर रहे साहब ये नहीं देखते कि ये बीएम की क्यों है। अरे मैं किसी खाली की कर रहा हूँ, चिंता मत करो, इस केस को मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। इन्होंने बैठ के खाली किया। बहुत बढ़िया। तो ये तो अपनी टीम स्पिरिट है, अपनी टीम है जिसमें इतना एकतापन है और विश्वास है एक दूसरे के प्रति, वो बना रहे। और प्लीज जो क्रेडिट मैनेजर विजिट करके आते हैं उनको आरओ सेल्स टीम से सच्चाई बता दें। केस को कहीं हो सकता है गुफअप हो और कुछ गड़बड़ है, अपनी नॉलेज में है, एक बार हिंट दे दो, फिर वो क्या कर सकते हैं।
ऐसा मैं मेरी नॉलेज में आ जाता है तो मैं मोस्टली बता देता हूँ कि इस बंदे का ये है, अब अपने को इस टाइप से चेक करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। ट्रूली काम कर। मेरी ये मीटिंग है ना आज की, बहुत ही शानदार मीटिंग है। आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी जो प्लानिंग है ना, आज मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि आज हम सबसे आगे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अपन ने जो ये अचीव किया है ना, ये पूरी दुनिया देखे। मैं सच ये बता रहा हूँ, मतलब ये पूरी दुनिया देखे और हम इसी तरह से आगे जाते रहें। और मीटिंग के अंदर मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं कि मैं कुछ नया बोल दूँ उससे सीखने को मिलेगा, और जो नए बंदे हैं उनके लिए तो सब कुछ ही नया है, वो तो जीरो से ही सीखेंगे। तो वो सीखे कि कंपनी कैसे बिजनेस करती है, कैसे ग्रोथ करनी चाहिए, कैसे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं कि इनको माला पहना रहे हैं, कि कल को मैं भी ऐसा काम करूं कि मुझे माला पहना। जैसे सुबह थोड़ा जो आर्ग्यूमेंट हुआ, इसके तो, लिए मैं खुद चला के एक बार उसको फोन कर देता हूँ। नहीं अभी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है कैसी मीटिंग है, बहुत शानदार मीटिंग है ना। हाँ, तो अभी मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा, बैठो। मीटिंग स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर वही पूरा का पूरा सिस्टम बताऊंगा कि लॉगिन से होकर के डिस्बर्समेंट तक का क्या शेड्यूल रहता है हमारा। देखो, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे बैंक है, बहुत सारी एनबीएफसी है। लॉगिन का प्रोसेस सब जगह इक्वल है, मतलब आप मेरे से यहाँ सीख लोगे, आप लाइफ में किसी भी कंपनी में चले जाओ, लॉगिन का प्रोसेस वही रहना है। ठीक है, तो इस लॉगिन के लिए सबसे पहले क्या रहता है कि हमें केवाईसी रिक्वायर रहती है कस्टमर की। ठीक है, केवाईसी के अंदर आज की डेट के अंदर मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स है। और लेकिन जो फाइल लॉगिन करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आधार कार्ड की। ठीक है, बिना आधार कार्ड के तो कोई फाइल लॉगिन ही नहीं होगी, आधार कार्ड तो कंपलसरी है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मेन केवाईसी होती है पैन कार्ड, लेकिन क्या है कि पैन कार्ड हर कोई आदमी के पास नहीं होता। कोई अर्नर होता है, कमाने वाला होता है, वही आदमी पैन कार्ड बनवाता है, हर कोई आदमी पैन कार्ड नहीं बनवाता। और वोटर आईडी होती है, तो जो आदमी 18 साल से ऊपर का हो जाता है, वोट डालने लायक हो जाता है, तो उसकी वोटर आईडी बन जाती है। अभी सीखने वाली चीज क्या है कि आधार कार्ड मैंडेटरी है, कि कोई भी कस्टमर के पास हम जाएंगे तो हम सबसे पहले उससे मिलेंगे और हमें फाइल अच्छी लगेगी तो हम उससे बोलेंगे कि सर आपकी केवाईसी दो। अब केवाईसी में समझना ये जरूरी है कि हमें सबसे पहले उसका आधार कार्ड मांगना है। सबसे पहले मुंह से क्या आना चाहिए? आधार कार्ड। ठीक है, स्पेशली सुन ले। ठीक है, आधार कार्ड ये कंपलसरी है, इसको आप ओरिजिनल जरूर देखिए। बहुत बार कस्टमर क्या बोल देता है कि सर मेरे मोबाइल के अंदर ये ले लो, या फोटोकॉपी है ये देख लो। देखिए, आज के टाइम में जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आदमी फ्रॉड भी बहुत ज्यादा करता जा रहा है। आज के टाइम में क्या है कि इंसान का दिमाग 2 नंबर के कामों में ज्यादा चलता है, 1 नंबर में कम चलता है। इसलिए आप जब भी कोई केवाईसी ले दें तो आप ओरिजिनल जरूर देखें, या आपको मोबाइल में दिखा रहा है तो आप ओरिजिनल से उसका नंबर, एड्रेस मैच करवाएं कि वास्तव में यही आदमी है। फोटो वगैरह जरूर से चेक करें कि ये इसी आदमी की केवाईसी है ना। तो पहली चीज होगी आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है। सेकंड केवाईसी के अंदर हमें नाम बोल देना है पैन कार्ड का। कस्टमर ये बोलता है कि सर पैन कार्ड तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या ये आदमी कमाने वाला है या नहीं, नॉन अर्नर है, अर्नर है या नॉन अर्नर है, कमाने वाला है या नहीं कमाने वाला है। यदि कमाने वाला है तो उसको बोल देंगे हम कि सर हमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, हमें पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी, आप हमें पैन कार्ड देना। अभी मैं आपकी फाइल लॉगिन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ 24 घंटे में, लेकिन पैन कार्ड का नंबर आ जाता है जब मैं फाइल जो है लॉगिन करूंगा, आपके सिस्टम में पंच करूंगा, तब मैं पैन कार्ड का नंबर डालूंगा आपका, तो आप उसको पैन कार्ड के लिए वहीं सजेस्ट कर दें। दूसरी चीज कि कोई नॉन अर्नर है, उसका पैन कार्ड नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ओनर है। मान लो कोई लेडी है घर के अंदर, वो नॉन अर्नर है, हाउसवाइफ है, लेकिन वो प्रॉपर्टी की ओनर है, ऐसे में भी उनका पैन कार्ड रिक्वायर रहता है। तो अगर ऐसी भी कोई फाइल हो जिसके अंदर लेडीज को एप्लीकेंट है लेकिन नॉन अर्नर है, तो उनको वहीं बता दो कि सर इनके पैन कार्ड की मेरे को रिक्वायर है, ये मैं आपसे लूंगा इसका नंबर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अर्नर और प्रॉपर्टी ओनर तक की बात। अब इसके अलावा हो गए नॉन अर्नर, जो कि को एप्लीकेंट के तौर पे फाइल में आ रहे हैं और उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है। ऐसे के अंदर हमारे पास 2 केवाईसी के और हैं ऑप्शन, वो है ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी। इन दोनों में से कोई भी एक सेकंड केवाईसी लेकर के हम फाइल को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट काम। सेकंड काम जो सीखने की चीज है, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा। सेकंड चीज है कि फाइल्स लेट क्यों होती है। देखो, ये तो हो गई केवाईसी की चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और होता है फाइल के अंदर बैंकिंग।
ठीक है, बैंकिंग, इसकी वजह से फाइल्स बहुत बार लेट होती हैं। तो सेकंड पॉइंट पे आप सीधे मांगो बैंकिंग, हालांकि बीच में और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप मांगिए बैंकिंग, सर मेरे को बैंकिंग की रिक्वायरमेंट भी है। और बैंकिंग कितने टाइम की चाहिए? 6 महीने की बैंकिंग, ठीक है, वो आपको बैंकिंग भी दे देगा। अब तीसरे नंबर के पॉइंट पे आप आ जाइए कि क्या सर आपने आज की डेट के अंदर कोई लोन वगैरह लिए हुए हैं, या आपको कहीं चेक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप वर्बल बात कर रहे हैं। वो आपको अगर बता दे कि यस मेरे 2-3 लोन चल रहे हैं साहब, एक कंज्यूमर लोन चल रहा है, एक मेरा गाड़ी का 2 व्हीलर का लोन चल रहा है, मेरे घर में ये 4 व्हीलर है इसका भी लोन चल रहा है, मेरे पापा के पास में कॉमर्शियल व्हीकल है उसका भी लोन चल रहा है, हमारी प्रॉपर्टी एक और है उसका भी लोन चल रहा है, ठीक है, मान लो उसने 5 तरह के लोन दिखा दिए। अब हमें ये उससे जानना जरूरी है कि ठीक है आपके लोन चल रहे हैं, इसकी ईएमआई कितनी कितनी आप पे कर रहे हैं, और ये कौन कौन से बैंक से पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने आपको एसबीआई की बैंकिंग दे दी, एसबीआई बैंक की बैंकिंग दे दी, सिर्फ एक बैंकिंग, लेकिन उसके जो 4 और अलग जो लोन चल रहे हैं ना, तो वो कहीं उनके 3-4 और सेविंग अकाउंट उन्होंने खोले हुए हैं, उससे उनकी ईएमआई जा रही है। अब उसे आप ट्रैक कैसे करेंगे? अब आप बैंकिंग से तो ट्रैक करेंगे कि ईएमआई कितने तारीख को कितने रुपए की जाती है। ऐसे के अंदर आप उनसे जो अदर बैंकिंग और है वो भी रिक्वायर करिए कि सर मुझे इसकी भी 6 महीने की बैंकिंग रिक्वायर है। ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि लास्ट में फाइलें लेट होती है, तो लेट ना हो इसकी नॉलेज आपको हो कि जल्दी से जल्दी मैं मेरे काम को कैसे करवा सकता हूं। जिस काम को कोई दूसरा नॉर्मल आ रहा, जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसको मैंने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो सिर्फ हवा के अंदर चल रहा है, उसमें और हमें क्या डिफरेंस होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग लेकर के कहीं सुपर बने, कुछ अच्छा सीखें और अच्छा करें। टाइम पे कस्टमर को पेमेंट मिलेगा, और टाइम पे कस्टमर को पेमेंट मिलेगा, आपकी सर्विस बहुत अच्छी होगी, तो आपके लिंक अच्छे होंगे, आप डिस्बर्स जल्दी से करेंगे, आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगी। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास में आपने महीने में 10 फाइलें करी और आप 10 की 10 फाइलें होल्ड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंडेंसी है, तो आपके क्या है बीएम सीबीएम स्टेट हेड सब पीछे पड़े रहेंगे। अब आप क्या परेशान हो जाओगे, क्योंकि रोज की रोज वही 9-10 फाइलों पे आपसे डिस्कशन होगा। और यदि आपने मान लो कि उसके अंदर से 6 फाइलें डिस्बर्स करवा दी, तब आपसे 6 पे कोई डिस्कशन ही नहीं करेगा, अब आपसे 4 पे ही डिस्कस होगा, ठीक है। आपसे कोई बार बार थोड़ी पूछेगा कि भाई साहब वो क्या हुआ, लाओ उन फाइलों के बारे में बताओ, नहीं ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जल्दी से जल्दी फाइलों को डिस्बर्स करवाना है, जिससे कि हम पुरानी फाइलों से हमारा पीछा छूटे और हम नई फाइलों पे काम कर सकें, ठीक है। बैंकिंग के साथ में ही अर्नर जो है फैमिली के, उनके चेक की रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो चेक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आप अपने बीएम से बात कर ले। मेन जो ईएमआई पेयर होता है उसके हमें 7 चेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, 5 विद ई मैंडेट 5 चेक की रिक्वायरमेंट रहती है। आप तो 7 बता के चलो, वैसे नॉर्मली 7 की रहती है, और अदर जो को एप्लीकेंट्स की जो चेक की रिक्वायरमेंट रहती है वो कितने की रहती है, 2-2 चेक की रहती है, और गारंटर के 1 चेक की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी बैंक में लोन लेने चले जाए कोई भी आदमी, तो वहाँ पे गारंटर तो मांग ही लेते हैं। अपने यहाँ पे अभी क्या है, न्यू पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर 7 लाख तक की फाइल्स पे हम गारंटर वेव किए हुए हैं, हम गारंटर नहीं मांग रहे, ठीक है, कंडीशन बेस है। वैसे अगर मान लो देखो हमारा बिजनेस है रिस्की बिजनेस है, और अगर हमारे बीसीएम को लगता है कि फाइल में रिस्क है, तो हो सकता है कि वो 3 लाख की फाइल पे भी गारंटर मांग ले, लेकिन वो लिखेंगे कि इस कारण से मैं गारंटर मांग रहा हूं उस फाइल के अंदर, ठीक है, तो वहां पे गारंटर रिक्वायर रहता है। और तीसरी चीज आती है कि हम प्रॉपर्टी का लोन देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ही हमारा बेस है, मतलब किसी भी आदमी की इनकम कितनी भी अच्छी हो, कमाई को खूब अच्छी है, मतलब खूब अच्छी है, लेकिन प्रॉपर्टी वो कैसी है, मतलब क्या है, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग की नींव कैसी है, तो वो नींव हमारी प्रॉपर्टी है, ये मान लो आप। अगर प्रॉपर्टी ठीक है, उसे हम आधी रात में बेच भी सकते हैं, अगर ईएमआई पे नहीं करेगा कस्टमर, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम आधी रात में भी खड़े होकर बेच सकते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं, ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टीज पे। अब ऐसे के अंदर अब ऐसे के अंदर क्या करना है कि प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं, आप कस्टमर के घर पे पहुंच गए, आपने सारी बात भी कर ली, केवाईसी ले ली, बैंकिंग की बात कर ली, सारे काम कर लिए, अब आती है बारी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी पेपर के लिए जो ही आपने पूछा कि सर मेरे को प्रॉपर्टी पेपर दिखाइए, कस्टमर क्या है 90% आपको ये बोलेगा कि सर प्रॉपर्टी पेपर तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये मोबाइल में देख लो या फोटो भेज देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ। मोस्टली कोशिश ये करो कि आप प्रॉपर्टी पेपर आंखों से देखो, खुद ओरिजिनल पेपर लेके नहीं आने हमें,
वो दे तो मना कर दो सर अभी जमा नहीं होंगे, जब डिसबर्स होगी ना फाइल तब बैंक में आपको डायरेक्ट बुलाएंगे, तब वही जमा कराने हैं। उस वक्त तो रजिस्टर भी होता है, वहां पे एंट्री होती है कि किसका प्रॉपर्टी पेपर आया है या जमा हो रहा है, और साइन भी करके आता है कस्टमर वहां पर, ठीक है। तो लेकिन हमें वो प्रॉपर्टी पेपर देख लेने हैं। अब वो क्यों देख लेने हैं कि प्रॉपर्टी पेपर्स बहुत बार क्या है कि लेमिनेटेड भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर फोटोकॉपी आप देख रहे हो आपको पता नहीं लग पा रहा कि ये लेमिनेशन में है कि नहीं है। अगर लेमिनेटेड प्रॉपर्टी पेपर हैं तो हमें कस्टमर को वही बता देना है कि सर लेमिनेटेड जो प्रॉपर्टी पेपर है वो हम डिपॉजिट नहीं करते हैं। जिस दिन फाइल आपकी डिसबर्स होगी, वोल्ट में आपके पेपर जमा होंगे, उस दिन जो वहां पे एम्प्लॉई है जो कि वोल्ट में जमा करेंगे पेपर, वो आपको बोलेंगे कि सर ये पेपर्स में जमा नहीं कर सकता, इसकी लेमिनेशन आपको उतरवा के देनी होगी। तो इससे बेस्ट है कि आप पहले ही लेमिनेशन उतरवा के रखें, तो कस्टमर को ये पहले ही बता दें, जिससे क्या कस्टमर का और हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है, कि लेमिनेशन उतरवा के वो रखेगा। दूसरी चीज ना, लेमिनेशन उतरवाने की जिम्मेदारी खुद पे कभी ना लें। उसके पीछे कारण क्या है कि मान लो कि कस्टमर का कोई पुराने प्रॉपर्टी पेपर है और कोई बहुत पतले पतले कागज हैं, उसने सोचा कि ये कागज गल जाएगा, फट जाएगा, उसने करवा ली लेमिनेशन, ठीक है। या मान लो कि सही भी पेपर है, अच्छा मोटा भी है, और उसने लेमिनेशन करवा ली और हम गलती से उसकी जिम्मेदारी ले ली और हम लेमिनेशन उतरवाने गए और लेमिनेशन उतारने वाले से गलती से कुछ कागज फट गया, या मान लो कि अच्छा मोटा कागज था लेकिन वो लेमिनेशन के साथ में उसका कुछ अक्षर थे वो उतर के आ गए, थोड़े बहुत, कस्टमर तो सिर आ जाएगा कि सर आपने तो मेरे प्रॉपर्टी पेपर खराब कर दिए। सही बात। तो है ना, ऐसी जिम्मेदारी खुद पे नहीं लेनी है, कस्टमर खुद ही लेमिनेशन उतरवा के दे। अब बहुत बार क्या होता है कि कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं और बहुत पतले होते हैं, तो वो लेकिन कोई लेमिनेटेड कोई पेपर रह गया। अब ऐसे पेपर के बारे में इसकी लेमिनेशन उतर नहीं सकती, कस्टमर उतरवाएगा तो भी वो फटने का चांस पूरा पूरा है, हम तो उतरवाएंगे ही नहीं। ऐसे के अंदर हमारे जो रिस्क हेड है, आप उनसे बात करें कि सर इस तरह का ये पेपर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि यस मैं इसको इसी तरह से जमा कर लूंगा, तो नो प्रॉब्लम, वो जमा हो भी सकता है। ऐसा कोई बिल्कुल नियम भी नहीं है कि बिल्कुल मैं करूंगा ही नहीं। अगर कोई पेपर है ही ऐसा इतना पुराना, और या अगर वो पेपर बहुत पुराना है, उसके बाद में कोई एक दो चेन आ रही है, तो उसको ना उतरवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज मिल रही है तो और रजिस्टर्ड विद पोजेशन, ठीक, अगर 5-7 साल पुरानी, 10 साल पुरानी कोई चेनें आ रही है और वो नहीं निकल सकता तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई प्रॉपर्टी पेपर से रिलेटेड बात। हम प्रॉपर्टी पेपर तक आ गए। अब देखिए मैं आपसे बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आप ओरिजिनल चीजों को भी देखिए। देखिए अभी नहीं, ओरिजिनल को देखिए। क्यों बोल रहा हूँ बार बार? देखिए कि जब भी कोई केवाईसी आएगी या प्रॉपर्टी पेपर आएगा, वो आएगा हमारे फाइल के अंदर, फोटोकॉपी ओरिजिनल तो आने का सवाल ही नहीं है। अब फोटोकॉपी आएगा तो हमारे पास अगर ओरिजिनल का फोटो है जो हम देख के आए हैं, तो हम उससे मैच करवा सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज की आरओ जो भी है या बीएम जो भी है, उसको प्रॉपर्टी पेपर केवाईसी जो भी फोटोकॉपी लगी हुई है उस पर एक सील और साइन करना पड़ता है ओएसवी का। ओएसवी का मतलब है ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाई, कि ये जो फोटोकॉपी लगी है इसका ओरिजिनल मैंने देख लिया है। जो भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी है मान लो, तो मैंने आधार कार्ड ओरिजिनल देख लिया है, ये का यही है, वास्तव में ये वेरीफाई है, तो ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाई, वो सिग्नेचर कर देता है। अब वो कर दिया का मतलब वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आदमी है, उसने सील एंड साइन कर दिया, तो कंपनी को भरोसा हो गया कि मेरे एम्प्लॉय ने ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर दिया। कल को बिना कोई ओरिजिनल सीन एंड साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स कि आप ओएसवी ना करें कभी भी। अगर आपने मान लो गलती से भी ओएसवी कर दी, कोई फोटोकॉपी पेपर आया, आपने सोचा यार मेरी फाइल है जल्दी हो जाएगी, और आपने ओएसवी करके साइन कर दिया, तो कंपनी को ये पता नहीं है, बैंक को ये पता नहीं है कि आपने ओरिजिनल नहीं देखा है। या आपने सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ने भरोसा कर लिया आपके ओएसवी करते ही कि यस आपने ओरिजिनल देखा है, इसलिए आपने इस पे साइन किया। किसी भी फोटोकॉपी पेपर पे जब तक साइन मत करो जब तक आपने ओरिजिनल नहीं देखा है। ये बहुत बड़ी सीखने की चीज है। यहां मैं प्रॉपर्टी पेपर तक आ गया, ओएसवी तक समझा दिया हूं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पोजीशन प्रूफ, कि प्रॉपर्टी में मैं लोन देने जा रहा हूं, इस प्रॉपर्टी में कस्टमर कब से रह रहा है, इसका पोजीशन कितना है, इसको कैसे पता लगाऊंगा? कोई बताएगा? पोजीशन मेरे को पता लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं उससे लूंगा, अभी लेटेस्ट वाला ले लूंगा और एक पुराना वाला ले लूंगा। सर आप कितना पुराना दे सकते हैं? यदि वो दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं के नंबर के हिसाब से, ठीक है, पहली चीज। हाँ, और दूसरी चीज ये चेक कर लेनी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक मीटर नंबर लिखा हुआ होता है, उस मीटर नंबर को कस्टमर के घर पे जो मीटर लगा हुआ है दोनों को मैच करवाइए, कि जो मीटर में नंबर लिखा हुआ है वो और जो बिल में मीटर नंबर लिखा हुआ है वो दोनों मैच है कि नहीं है,
ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको मैच करवाइए, इससे आपको पता लग जाएगा कि बिल किसके नाम से आ रहा है। हाँ देखते ही नहीं है। नहीं, देखना है, मैं ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ, देखना है, हाँ। बिल देना सर मीटर पे, और ये चीज चेक करना है, ठीक है, ये मैंने बहुत सब जरूरी आने के है, chances ठीक है। है। मीटर नंबर चेक करिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल से मिलाइए। अब बहुत बार क्या हो जाता है कि कस्टमर का मीटर जल गया या कुछ भी हो गया, बिल तो कस्टमर के नाम से आ रहा है लेकिन मीटर नंबर मैच नहीं हो रहा, तो ये चीज चेक करिए कि ये वास्तव में मीटर कब लगा, कब जला, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कोई फर्जी बिल तो नहीं दे रहा है, कहीं कस्टमर किसी और का बिल दिखा करके या किसी और का मकान दिखा करके कहीं लोन तो नहीं ले रहा है, कहीं पता लगे कि किसी और ही की प्रॉपर्टी दिखा करके लोन लेने आ गया। ठीक है, इसीलिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब कई बार क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पुरानी पार्टी के नाम से आ रहा होता है कि मैंने किसी पार्टी से घर खरीदा था, अब वो 3 साल से मेरे पोजीशन में है, तो बिल जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो पुराने वाले के नाम से आ रहा है, मेरे नाम से नहीं आ रहा। ठीक है, अब लेकिन ये भी हमें वेरीफाई करना जरूरी है कि क्या वास्तव में इसने मकान खरीदा था किसी पार्टी से, क्या किसी रजिस्ट्री के अंदर या किसी पट्टे के अंदर पुरानी पार्टी का नाम आ रहा है, वो मैच हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे के अंदर हम क्या करेंगे कि मतलब हमें ये तो भरोसा हो गया कि वास्तव में इस पार्टी ने खरीदा है मकान, तो ये पोजीशन में इसके बिल पुराने के नाम से आ रहा है। ऐसे के अंदर कस्टमर को तो इसी घर में रहना है, हम उसे सजेशन ये देके आएंगे कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आ रहा है ना, इसको आपके नाम पे ट्रांसफर करवाइए, क्योंकि देखो भविष्य में आप ही को रहना है इस घर के अंदर, तो पूरी जिंदगी पर दूसरे के नाम से बिल क्यों आए, अब उसको ट्रांसफर करवाइए, घर आपका है। तो डिसबर्समेंट से पहले सर मेरे को ये चाहिए रहेगा कि हाँ आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है या ट्रांसफर हो चुका है। अब अगर किसी कस्टमर के पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिलता है तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम उसको बोल देते हैं कि सर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है ना तो आप वाटर बिल दिखा दीजिए, अगर नल का कनेक्शन ले रखा है तो सरकारी कनेक्शन है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स देख के देते हैं ना, लाइट कनेक्शन, नल का कनेक्शन भी, तो वाटर बिल ले लीजिए। तो कई बार ऐसी फाइल्स भी आई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिल पाया या उसके अंदर कुछ मिसमैच हो रहा है, तो वाटर बिल आ जाता है, तो हम उससे मैच करके फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज क्या, मैंने एक बीच में पॉइंट बोला आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर किसी और की प्रॉपर्टी दिखा करके लोन ना उठा ले, इसे कहते हैं फ्रॉड, कि घर किसी और का है और लोन उठाने के लिए फर्जी कागज वागज बनवा दिए, कर दिए या लोन उठा लिया। तो इन सबसे सतर्क रहने के लिए चेकिंग पॉइंट्स बताए मैंने आपको। अब दूसरी चीज क्या है कि फिर भी हम सतर्क रहते हैं और सही काम करें, कंपनी भी खुद सेफ रहने के लिए क्या करती है, ये बोलती है कि हम एसओआरपी प्रॉपर्टी पे ही लोन करेंगे, नॉन एसओआरपी में नहीं करेंगे। अब एसओआरपी का क्या मतलब है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब जिस प्रॉपर्टी पे मैं रह रहा हूं उसी ही प्रॉपर्टी पे लोन ले सकता हूं। मतलब आप यदि चेक करने आएंगे तो मुझे उसी प्रॉपर्टी पे लोन देंगे जिसमें मैं रह रहा हूं। यदि मेरा घर वैकेंट पड़ा हुआ है तो उस पर हम लोन नहीं करते। किसी भी कस्टमर का यदि घर वैकेंट है, उसमें कोई नहीं रहता, हम ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करते एज ए पॉलिसी के अकॉर्डिंग। पॉलिसी ये कहती है हमारी कि हम नॉन एसओआरपी पे लोन नहीं करेंगे, ये समझने की चीज है। ठीक है, एसओआरपी पे ही लोन करेंगे जिसमें कस्टमर रहता है, ये पहली चीज। और इस पे हम कितना लोन करेंगे, 50% की हमारी पॉलिसी है। यदि कोलेटरल की वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो हम 50% 5 लाख रुपए का लोन करेंगे। अभी जेएफएम के अंदर के जो नियम है वो हम 60% एलटीवी तक जा सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी में जो नियम लिखा हुआ है उसके अंदर 50% का ही लिखा हुआ है। पहली चीज कि 50% का लोन, यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू, घर की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो 5 लाख लोन करेंगे, यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो हम 50 लाख रुपए लोन करेंगे, 50% एलटीवी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हम कभी बार एसओसीपी पे भी लोन कर देते हैं। एसओसीपी सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि किसी कस्टमर की कोई शॉप है, घर तो उसका पेरेंटल है, वो पेरेंटल हाउस में रहता है, ठीक है, इसलिए वो घर दे नहीं सकता क्योंकि वो सबका सामलाती घर है, 3-4 भाइयों का मान लो मिलके घर है, वो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी कोई शॉप है उस पर वो लोन लेना चाहता है, तो ऐसे के अंदर हम एसओसीपी पे लोन कर देते हैं। लेकिन उसका नियम है कि हम 20 से 30% के लगभग ही एलटीवी लेंगे। मान लीजिए कि किसी शॉप, कोई की शॉप है किसी कस्टमर की, उसकी वैल्यू आई है 20 लाख रुपए, तो हम हाईएस्ट उसको 6 लाख रुपए लोन कर सकते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, 30% तक का। वैसे तो ये पॉलिसी के हिसाब से, बाकी हम अपने हिसाब से फाइल टू फाइल डिस्कस करके देख लेते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि नॉन एसओआरपी पे लोन ना दे, मतलब वेकेंट पे तो बिल्कुल ना दे। तीसरी चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि एसओसीपी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है,
लेकिन क्या है कि वो 40-50 साल पुराना घर है, पापा मतलब पिताजी का या परदादा जी का घर है, उसी में रहते आ रहे हैं। अब पट्टा बनवा लिया था प्रशासन शहरों के संघ के अंदर, तो पट्टा बनवा लिया तो वो आगे लोन लेने के लिए घर हो रहा है खंडर कंडीशन के अंदर। बाकी तो भाई बंद छोड़ के चले गए, 2 कमरे उनके खुद के हैं प्रॉपर्टी के अंदर, बिल भी खुद के नाम से करवा लिया। अब वो बोल रहे हैं कि लोन दे दो, तो हम क्या है कि ओल्ड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे भी लोन नहीं देते जो खंडर में तब्दील हो रही है। और सिटी में ये इस टाइप के, और सिटी एरिया के अंदर हम लोन इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पे तो पोजीशन खराब ही है, एक तो रोड भी नहीं है इतना, और दूसरा ना कि इस तरह की सिंगल पेजर प्रॉपर्टी पेपर है उनके, पगड़ी पे चल रही है, इसलिए हम सिटी में भी लोन नहीं करते। वैसे हमारे यहाँ पे तो रूरल एरिया आ रहा है तो हम सिटी में जाते ही नहीं है जल्दी से। सर गवर्नमेंट से निकले हुए फ्लैट भी होते हैं, गवर्नमेंट से निकले हुए फ्लैट होते हैं। अब इसके अंदर सुनिए क्या है, अब गवर्नमेंट के, अब देखो ऐसे के अंदर, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि गवर्नमेंट के जो निकले हुए फ्लैट हैं इसकी ऑक्यूपेंसी देखना बहुत जरूरी है। ऑक्यूपेंसी कितनी है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 1000 फ्लैट का पूरा वो तैयार कर दिया और उसके अंदर है ना मुश्किल से 100 ही लोग रह रहे हैं, मतलब बाकी खाली पड़े हुए हैं, खंडर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, 30% अबाउ कर सकते हैं। देखो ऐसा है 30% अबोव कर सकते हैं, लेकिन वो ये देखना जरूरी है कि वो जो फ्लैट है वो कौन सी फ्लोर पे है, क्या उसकी रिसेल वैल्यू है। वैसे फ्लैट की ना रिसेल वैल्यू बहुत कम रहती है, ठीक है, इसलिए हम बहुत बार इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन यदि कोई छोटी सी फाइल आ जाती है कोई छोटे अमाउंट की, तो हम कुछ अमाउंट के लिए देख लेते हैं। गवर्नमेंट फ्लैट अच्छी चीज है, लेकिन ऑक्यूपेंसी देखना जरूरी है। कल को पता लगे कि कस्टमर ने खरीद लिया या कहीं से उसके पास आया था, उसने भर दिया था तो उसको अलॉट हो गया, अब वो दिख रहा है उसको कि ये बिल्डिंग तो गिरेगी भविष्य के अंदर, इसको कोई खरीदने वाला भी नहीं है, वो काफी ट्राई भी कर चुका, वो क्या प्लानिंग करता है कि कहीं से मेरे को इस पे लोन मिल जाए तो मैं लोन लेकर के चुकाऊंगा ही नहीं, बैंक जाने बैंक का काम जाने, तो इसलिए हम उसको क्या इग्नोर भी करते हैं। और इस तरह के ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट होते हैं ना, इनको ज्यादा इग्नोर करते हैं, भाई इस पे हम नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि कस्टमर खुद रहता नहीं है, बस गवर्नमेंट से ले लिया बस, या तो किराए पे चला देता है, या फिर वो सोचता है कि अब इसका क्या करूं मैं यार, ये तो खंडर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लोन ले लो चुकाना नहीं है, ऐसा सोच करके लेने की प्लानिंग करते हैं। और ये सब ना आरओ नहीं सोचते, ये सब डीएसए की प्लानिंग होती है, वो ऐसी प्लानिंग सेट करते हैं, वो कस्टमर को सेट कर देते हैं पूरा कि मैं ऐसे करवाऊंगा, ये करना, वो बताना, ये बोलना। इनसे हमको संभल के भी रहना है डीएसए से। डीएसए तो क्या है कि अपना लेता है निकल जाता है, लेकिन एम्प्लॉय को कंपनी के साथ में लंबे टाइम तक जुड़ा हुआ रहना है, तो इसलिए एम्प्लॉय संभल करके काम करे, सतर्क रहे, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारे पास में कुछ कंस्ट्रक्शन के केस भी आते हैं। अब कंस्ट्रक्शन वो कहाँ गए, अभी नए भैया ज्वाइन करें, हाँ आ रहे हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है, एक बार इनको आने दो, होना एग्रीकल्चर वाले को बता दो आप, वो ऐसे ही यही कंटिन्यूटी है कि कभी आता है कभी जाता है, आपने भी कर। तो एक जो मैं बता रहा हूं कंस्ट्रक्शन वाले केस, कंस्ट्रक्शन केस के अंदर हमें 3 पार्ट में पैसा देना होता है। और वो कैसे देना होता है पहले उसको समझिए। कंस्ट्रक्शन के नियम कानून क्या है हमारे यहाँ कि जो जमीन की वैल्यू है, जो लैंड वैल्यू है, उसका 110% पैसा हम दे सकते हैं। बीसीएमबी विशेष तौर पे ध्यान दे। मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी आदमी ने परचेज करी 10 लाख रुपए के अंदर, 100 गज की जमीन परचेज कर ली। अब नियम ये कहता है कि हम इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उस पे 11 लाख रुपए लोन कर सकते हैं, 110%, ठीक है। 10 लाख की जमीन खरीदी, हम 110% के हिसाब से 11 लाख का लोन कर सकते हैं। और ये पैसा 3 टुकड़ों में दिया जाएगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और उसका नियम क्या कहता है कि 30% पैसा पहले छोड़ा जाएगा, 40% पैसा सेकंड ट्रांच में छोड़ा जाएगा, बचा हुआ 30% पैसा थर्ड ट्रांच में छोड़ा जाएगा। अब ये कैसे कैसे छोड़ा जाता है इसको समझिए। मान लीजिए कि किसी आदमी ने जमीन परचेज करी है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको प्लिंथ लेवल तक वो खुद के पैसे से लेके आएगा, मुड्डी हाइट तक उसका भरत वो खुद के पैसे से करवाएगा। हम जो लोन देंगे 30% पैसा वो स्टार्ट होगा उस मुड्डी हाइट के ऊपर ईंट की दीवार खड़ा करने के लिए, ठीक है। ईंट की दीवार को वो छत हाइट तक लेके जाएगा, उसके लिए हम 30% पैसा देंगे। 40% पैसा देंगे छत डालने के लिए। जब छत डालने की घर पोजीशन में आ चुका घर, फिर हम पैसा देंगे 40% पैसा। मान लीजिए किसी आदमी का 10 लाख रुपए का लोन पास हुआ है, तो हम 3 लाख रुपए देंगे उसको छत हाइट तक मकान को लेके जाने के लिए। 40% पैसा देंगे हम उसे छत डालने के लिए,
और जब छत खुल जाएगी 20-21 दिन बाद में, तब हम उसको 30% पैसा वापस से और रिलीज करेंगे बचा हुआ उसकी फिनिशिंग के लिए, प्लास्टर फ्लोरिंग के लिए। ठीक है, अब क्या समझे आप कि इसके अंदर सपोज जैसा सर ने बताया, अब वो 2 मंजिल का बना रहा है, बोला साहब एक छत तो डाल ही दी, अगर वो उसने बताया वो कंडीशन डाली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आसपास कोई विजिट हो तो रवि को भी अलॉट बाद में जब फिनिशिंग होगा, सारी उधर 4 हैं उधर की फाइल्स, 2 छत आज डालने के बाद फ्री में कर जब देगा, finishing आज होगा, कंप्लीट हो जैसे जाएंगे। मेरा एक एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल के तौर पे इसका केस है अभी, किसका? आपका 3 वाला? छत वो तो हम डालने का। करेंगे। एक्चुअली तो- मैं जो बता रहा हूँ नॉर्मल पॉलिसी जो चल रही है वो। हाँ, एक छत नहीं, अब उसमें क्या करेंगे, 30% दिया तो उसको एक छत डालनी ही डालनी है, अगेन 40 देंगे, 2 छत डालनी है, 3 छत डालने के बाद हम फिनिशिंग का पैसा देंगे उसको। अब समझने की बात क्या है, पहले ये देखिए, स्क्वायर फीट। कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन का केस आपके पास आ जाए, आप कस्टमर से ये जरूर पूछिए कि क्या आपके पास में सेल्फ कोई फंड है मकान बनाने के लिए। यदि है ना उसके पास में फंड खुद का, तब तो वो हमसे कंस्ट्रक्शन का लोन लेकर के मकान बना सकता है। यदि कस्टमर आपसे ये बोल देता है कि सर पैसा नहीं है, जो पैसा आप दोगे उसी से मकान बनेगा, तो फिर आप समझ लो कि कस्टमर फंस जाएगा। इस तरह के कस्टमर को अप्रोच ना करें। उसके पीछे कारण क्या है कि मान लीजिए कि आज आदमी कोई 100 गज का मकान बनाएगा ना, तो उसके अंदर 14-15 लाख रुपए नॉर्मली लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ढंग का सा घर बनाएगा तो रहने लायक गेट वेट लग जाए, 14-15 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे, और हम लोन देंगे 10 लाख रुपए का मान लो, तो बीच का 5 लाख रुपए का ये जो गैप है ये कैसे पूरा होगा। अब देखो, लोन क्या होता है, हेल्प करता है इंसान की। पूरी चीजें लोन पे डिपेंड हो ना, तो वो आदमी तो फंसेगा, वो आगे जा करके डूबेगा। अगर कोई भी आदमी पूरी तरह से लोन पे डिपेंड है तो लोन एक हेल्प के लिए है कि कर्जा तभी लेना इंसान को, या कभी तभी देना जब उसकी कहीं कुल हेल्प बन रही हो। अगर वो पूरी तरह से कुछ टूटत है, हाँ, यदि पूरी तरह ही से अगर वो लोन पे ही डिपेंड हो गया तो फिर वो डूबेगा, क्योंकि वो हमसे भी लोन लेगा और वो कहीं ना कहीं पर्सनल सोर्स से भी लोन लेगा, वो लोन की EMI भी पे करेगा, और जिस आदमी से पर्सनल पैसा ले लिया वो उससे ब्याज भी मांगेगा, तो ऐसे में वो फंस जाएगा। तो अपने को फंसाने वाला कोई काम करना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना, उसको बता करके चलनी है सारी बात। ठीक है, तो कस्टमर से ये भी जान लेना है कंस्ट्रक्शन केस में कि भाई साहब आपके पास खुद के पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि मैं जो पैसा दूंगा वो पार्ट में दूंगा 30%, 40%, 30% हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, एक जो रूरल की फाइल्स भी आ रही हैं, रूरल्स में हमें ये ध्यान रखना है कि कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया की फाइल्स आ जाती हैं, तो कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया में हम लोन नहीं करते हैं। कम्युनिटी डोमिनेटेड मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जहां पर एक ही जाति समाज के लोग रहते हैं। ये मान लीजिए कि मेरे दादाजी की कभी किसी जमाने में कोई खेत था उनका, वहां पे उन्होंने खुद का एक घर बनाया, अब उनके 5 बेटे थे, उन बेटों के भी और बेटे हो गए, सब अपने अपनी उसी जगह घर बनाते जा रहे हैं। आज पूरी की पूरी कॉलोनी उन्हीं की हो गई। अब हम कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया में लोन क्यों नहीं करते कि मान लो कि कल को कोई बुरा आदमी ऐसी कम्युनिटी में बसा हुआ है, उसने घर तो खूब अच्छा बना रखा है, और वो बना रखा है कि लोगों से भर भर करके, हमको दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो आदमी सही नहीं है। अब ऐसे आदमी को यदि हमने लोन दे दिया तो उसकी तो आदत है, उसको तो लेना है और रखना है, तो वो किस्त भी नहीं पे करेगा, वो बोलेगा कि भाई साहब करना है जो कर लो, मैं नहीं दे रहा EMI। ऐसे आदमी से सतर्क रहने के लिए हमें कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया में लोन नहीं देते। खरीदार कम मिलते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी पे लोग आ जाते हैं, लेकिन डरना मत, उठाओ छोटे मोटे हाँ ना, हाँ। डरो मत, नहीं, डरना कुछ ही नहीं है, हम सब करते भी हैं, फरवरी मार्च में लेकिन सोच करते समझ आए करके, कोई है ना, करना है। सोच समझ करके। अब देखिए वही वाली बात है, हमारे पास में प्लस पॉइंट क्या है कि यदि कोई लोन की EMI पे नहीं करेगा तो हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो हम उस पर कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, हमारे जो एडवोकेट है। लेकिन हम इस पोजीशन पे भी क्यों जाए, यदि मान लीजिए कि कल को कोई कस्टमर पैसे नहीं दे रहा या कम्युनिटी एरिया है और उसके साथ वाले लोग भी आ गए, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे पैर मत रखना, दूर चलो, बाहर निकलो यहाँ से, ऐसी पोजीशन हो जाए तो कंपनी क्या बोलेगी कि किस सेल्स वाले ने फाइल की है, किस क्रेडिट वाले ने इसको पास किया है। ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसे के अंदर हमें उनसे बचना है। देखिए करते तो हम सब कुछ है, केस टू केस हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे कोई लॉक तो लगा हुआ है नहीं कि एक बार जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कि मतलब ऐसा भी है कि कस्टमर मान लो बैंक सैलरीड है, अब वो कम्युनिटी एरिया में रहता है तो रहता है, उसका क्या दोष है, अच्छी बैंक सैलरी आ रही है, उसको कोई जरूरत है, लोन ले रहा है, तो हम वैसे उसको दे भी देते हैं।
लेकिन वो इंटेंशन देख करके, जब हम इंटेंशन कैसे चेक करते हैं, अब इंटेंशन की भी सुनिए कि पहली चीज़ तो हम उसका सिबिल चेक करते हैं, उससे उसका इंटेंशन पता लगता है, रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, कि इसकी हैबिट्स कैसी रही है, क्या वास्तव में ये जो लोन्स इसने लिए हैं इनको टाइम पे करता है नहीं करता है। यदि नहीं करता है का मतलब है कि इसका खराब है सिस्टम, ये नहीं चुकाता है टाइम पे, मतलब इसको आदत में नहीं है टाइम पे पैसा चुकाना। ठीक है, ये पहला इंटेंशन चेक करने का तरीका, पुराना और कोई लोन है तो क्या रीजन रहा, वो भी बताएंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है चेक करने का, कैसे चेक करना है कि हमें लिविंग स्टैंडर्ड, तो खैर पैसा किसी का खा करके भी अच्छा बना सकते हैं। अभी आप मान लीजिए कि सभी का पैसा जो भी से भी लेंगे चुकाओ मत और घर के अंदर लगाओ, लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा हो जाएगा। इंटेंशन क्या है कि आज के टाइम के अंदर क्या है, सब अड़ोसी पड़ोसी जलते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। वो उसको लगता है कि यार ये तो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऊपर जाया जा रहा है, तो वो क्या है कि आपको है ना आसपास चेक करने जाओगे ना, वो आपको 2-4 पॉइंट ज़रूर बताएगा। अब लेकिन आपको ये समझना है कि इससे मेरे लोन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब जो कस्टमर ने बताया तो आप 3-4 जगह पे पूछ के आए, कहीं पे 200, 300 मीटर की रेंज में, तो क्या सभी के आंसर इक्वल हैं या सभी में फ़र्क है? कहीं तुम किसी दुश्मन के पास पहुंच गए, उसने पूरी चीज़ नेगेटिव भर दी और तुमने बंदूक भर ली, अब तो मैं करूंगा ही नहीं इसको लोन, ये तो पूरा ही नेगेटिव है। नहीं, अब ये चीज़ों को 3-4 जगह चेक करना है। यदि सभी की रिपोर्ट इक्वल है कि यार भाई साहब ये तो पैसे खाता है, इसके पैसे मांगने वाले तो रेगुलर आते रहते हैं, ये तो आदमी ही सही नहीं है, तो इस तरह के आदमी को हमें लोन नहीं देना है। लेकिन किसी अब तुम नेगेटिव आदमी के पास पहुंच गए, उसने बोल दिया साहब ये तो ऐसे खराब है यार, गलत है यार, उसका बेटा तो ऐसे कर दिया यार, वो बाप भी ऐसे कर दिया था, वो उसके साथ भाग गया यार, वो भगा ले गया यार, ये तो आदमी सही नहीं है, इसके तो पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, तो अब आप ये समझो कि यार ये शायद कोई मैं गलत आदमी के पास भी आ गया, ये कहीं भड़का तो नहीं रहा है उल्टा सीधा। अब मान लो कि आप 4 आदमी से मिलके आए, 3 ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, 1 ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक आदमी था जो कोई गलत मिल गया अपने को। अब इन चीज़ों को भी वेरीफाई करना जरूरी है कि जो आदमी ने रिपोर्ट बताई वो सही बताई कि नहीं बताई। अब ये नेबर चेक भी हमें कैसे करना है उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। नेबर चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप कस्टमर से आराम से मिलिए, बैठिए, और उसके बाद में आप आसपास जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट ये मत पूछिए कि वो कस्टमर क्या करता है, उसका घर परिवार कैसे है। पहले आप ये चीज़ की जानकारी करिए कि वास्तव में जो प्रॉपर्टी टाइटल मेरे पास आ रहा है, क्या आसपास वही प्रॉपर्टी टाइटल है। सबसे पहली चीज़, क्या वही प्रॉपर्टी टाइटल है। यदि कोई पट्टा है तो क्या आसपास वही पट्टे हैं, और यदि हैं तो इस एरिया में क्या भाव चल रहा है। ये आपकी बात स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, आपके आसपास क्या भाव चल रहा है। 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरी पॉइंट, अब कस्टमर आपसे भी सवाल कर सकता है कि सर आप क्यों पूछ रहे हैं, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, अब ये आपको समझना है कि मैं पूछने के लिए किसी नेबर के पास गया हूँ तो मुझे क्या पॉइंट बताना है। देखिए, यदि आप उसे डायरेक्ट बता देंगे कि आप बैंक वाले हैं, तो इससे क्या है कि हो सकता है सामने वाली जो पार्टी है या हमारा कस्टमर है उसकी इमेज पर भी कोई इफेक्ट पड़े। हमें डायरेक्ट ये नहीं बताना है कि मैं बैंक से आया हूँ, हमें ये चीज़ की जानकारी करनी है कि कस्टमर कैसा है और एरिया कैसा है। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि, तो अभी हमको क्या बता देना है कि सर मेरा कोई प्लानिंग है आसपास इन्वेस्टमेंट का, इसलिए मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे किसके पट्टे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या भाव चल रहे हैं। पहली चीज़, उससे थोड़ा सा आप घुलेंगे मिलेंगे, तब आप तीसरे पॉइंट्स पे आ सकते हैं कि भाई और इधर कैसे क्या लोग रह रहे हैं, कैसी, मैं सर ये देखना चाह रहा हूँ कैसी कम्युनिटी है, ये घर किसका है, इधर ये पास वाला घर किसका है, जो अपना कस्टमर है उसी के बारे में पूछ लो। ठीक है, कि भाई किसका है, क्या है, मतलब सर मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ भाई कैसी कम्युनिटी है, आसपास इन्वेस्ट करूँ तो सही रहेगा नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे पूछ लिया आपने, फिर धीरे धीरे उसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं आप कहीं ना कहीं। अब उसके लिए ये जानकारी करना जरूरी है कि इसकी फैमिली में कौन है, ठीक है, यह आदमी खुद क्या करता है, कैसा इसका स्टैंडर्ड है, काम धंधा करता है तो किस तरह के इसके दोस्त उठ बैठ है, कोई पैसा मांगने वाला तो नहीं आता जाता है, मतलब व्यवहार सही है ना आस पड़ोसियों से, आप लोगों से भी व्यवहार सही है ना, मतलब इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे जाननी है। ये खुद की स्टाइल है, ये चीज़ें सारी समझाने की बताने की नहीं होती। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वो खुद को समझने की है, ठीक है। और ये खुद की स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है कि आप किस तरह से काम करते हैं, समझ रहे हैं। क्या है कि हर फाइल में अलग अलग तरह की चीज़ होती है, सभी फाइल एक जैसी नहीं होती है, हर फाइल में कुछ ना कुछ अलग होता है। आपको किस फाइल में क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये चेकिंग पॉइंट्स है। तो एक मैंने ये बता दिया, कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया, एक फैमिली कैंपस की फाइल्स भी आ जाती हैं
कि फैमिली कैंपस की फाइल कैसे हो गई कि अभी मान लो कि मेरा ये पूरा खेत है, ठीक है, इसके अंदर 2-4 घर तो बने हुए हैं ही, लेकिन जो मेरा घर बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है, बाकी मेरी खाली ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास घुसने का रास्ता नहीं है। मैं उसी प्रॉपर्टी पे लोन लूँगा जो कि मेरी प्रॉपर्टी रोड से टच हो रही हो। यानी मेरी प्रॉपर्टी रोड से टच नहीं हो रही, मतलब मेरे पास में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है प्रॉपर्टी पे पहुँचने का, मैं उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करूँगा। देखिए, कल को यदि कस्टमर EMI पे नहीं करता है तो मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हम हमारे एडवोकेट से बात करेंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने इस कस्टमर को लोन तो कर दिया लेकिन अब ये EMI पे नहीं कर रहा, अब हमारा पैसा निकलवाइए। एडवोकेट खुद की जो भी कार्रवाई होगा, जो भी नोटिस होगा वो देगा और लास्ट के अंदर डिसीजन करेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे कब्जा लेना है हमें। तो वो कब्जा कब ले सकते हैं? गवर्नमेंट या पुलिस कब हमारे साथ देगी? वो तब साथ देगी कि जब प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट एक्सेस है, कि जब वो गवर्नमेंट रोड से प्रॉपर्टी टच में है। यदि टच में नहीं है तो हम प्रॉपर्टी पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी रोड से टच हो। इसीलिए हम फैमिली कैंपस में लोन नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो बोल देंगे कि सर वो प्रॉपर्टी पे लोन दिया है ना, आपका प्लेन ला करके उतर जाओ घर के ऊपर, इस जमीन पे कदम मत रखो, ये जमीन हमारी है, ठीक है। तो इसलिए हम फैमिली कैंपस पे लोन नहीं करते। और सर वो प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी के पीछे होती है, हाँ जैसे रोड पर उसके मेन गेट आ रहा है हाँ। और एक मकान के 2 हिस्से हो गए, एक आगे का एक पीछे। अब देखिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि है ना, रोड मतलब रोड जो मेन गेट है ना वो फैमिली कैंपस से है, और लेकिन जो पीछे वाला पोर्शन है वो रोड से टच हो रहा है, लेकिन वहां गेट नहीं है लेकिन वो रोड से टच हो रहा है। कौन है? आपको बता रहे हो? कर दिया मेरे में, टारगेट में जोड़ दिया। तो ये चीज है। अब समझे आप बात को? 60 लाख का धंधा और ये मान लो कि ये प्रॉपर्टी है, मेरी बात सुनिए, ये प्रॉपर्टी है, ये मेरा पास में ये सेल्फ लैंड है, ठीक है। मैं इस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं कर सकता क्योंकि ये रोड जा रहा है और मेरे पास में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इस प्रॉपर्टी पे जाने की, मैं इस जमीन में से यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे से जस्ट रोड जा रही है, ये जो मकान को टच कर रही है रोड, लेकिन यहाँ गेट तो नहीं है क्योंकि मेरा गेट तो इधर से है, लेकिन वो रोड को टच कर रही है। यदि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत होगी तो उस दीवार को पीछे से हल्का सा तोड़ करके रोड पे एक्सेस ली जा सकती है, मतलब वो रोड को टच कर रही है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को भी मैं लोन कर देता हूँ। समझ गए कि प्रॉपर्टी का कोई भी एक कोना रोड को टच कर रहा है तो मैं उस पर लोन कर सकता हूँ, एक्सेस है ना मेरे पास, तो मैं उस पर लोन दे सकता हूँ। अरे पीछे रोड नहीं है, अगर प्रॉपर्टी का कोई भी कोना रोड से टच नहीं कर रहा है तो उसको हाथ जोड़ो। प्रॉपर्टी है जो 100 गज का मकान है, जी, अब उसमें 50 गज के मकान का अलग कर दिया उस पार्ट, और जो 50 गज का मकान है वो पीछे की तरफ है और मेन रोड पर मेन गेट टच हो रहा है उसके, लेकिन पीछे जाने के लिए 10 फीट की गली है उसकी पर्सन अंदर जाके फिर वो मकान। अब देखिए, यदि पट्टे के अंदर वो रोड दिखा रखा है, देखिए वो केस पे डिपेंड करता है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी जाती है ये सिटी एरिया के अंदर या सिंधी कैंप एरिया में ज्यादा आती है ना। हाँ, अब ऐसे के अंदर क्या है कि यदि फ्रंट वाली प्रॉपर्टी मेरी है ना तो मैं लोन कर दूंगा, अब पीछे वाली प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है तो मैं नहीं करूंगा। उसके पीछे कारण क्या है कि उसको खरीदार जल्दी से कोई आएगा नहीं। मतलब मेरे को इस प्रॉपर्टी पे लोन देना है, वो ऐसी प्रॉपर्टी पे देना है कि एक बार में किसी भी कस्टमर को पसंद आ जाए। उसके पीछे कारण समझ रहे हैं आप? रिस्क। फ्रंट वाली प्रॉपर्टी में रिस्क नहीं है मेरे को, पीछे वाली प्रॉपर्टी को कोई खरीदार नहीं है तो रिस्क है। मान लीजिए कि कस्टमर कल खुद ही ये सोच ले कि मैं इस पीछे वाली प्रॉपर्टी पे लोन ले लेता हूं, चुकाना नहीं है या मैं चुकाऊंगा नहीं, तो किसको बेच सकते हैं ये, या इस पे क्या पोजीशन लेंगे? तो ऐसी प्रॉपर्टी में हम लोन नहीं देते हैं। देखिए, केस टू केस हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए और अब एक और चीज है ना, ये सभी आरों को ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी फाइल पे जाते हैं, अभी देखिए जैसे कि क्या नाम है भैया जी का, चंद्र प्रकाश जी ने डिस्कशन किया किसी फाइल के ऊपर। देखिए, हर एक फाइल ना एक जंग की तरह समझो, और जंग में उतरने से पहले ना हथियार होने जरूरी है। अब सेल्स वाले का हथियार क्या है? सेल्स वाले का हथियार बता रहा हूं कि यदि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ दिखाने के लिए रखिए। अब क्या दिखा सकते हैं कि यदि आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे जाके आए हैं तो आप उस प्रॉपर्टी का 360 डिग्री का वीडियो अगर बना के लेके आए तो आप वो हमें दिखाएं, तो हम देख के बता सकते हैं कि यस ये है हथियार। अब क्या करना है कि कोई भी आरओ किसी भी फाइल को लॉगिन करने के लिए जा रहा है तो ये बहुत अच्छी सीखने की बात है कि सबसे पहले तो फ्रंट से उस प्रॉपर्टी की फोटो लें,
फर्स्ट बात तो ये हो गई कि प्रॉपर्टी की फोटो लें, सेकंड ना खुद की सेल्फी भी साथ में लें जिसमें प्रॉपर्टी क्लियर दिख रही हो। प्रॉपर्टी क्लियर कब दिखेगी सेल्फी में? जब आप प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर खड़े होंगे, तब आप खुद पूरा दिख रहे होंगे मोबाइल के अंदर और पूरा प्रॉपर्टी भी दिख रही होगी। और थर्ड फोटो लें, प्रॉपर्टी ओनर गेट के सामने खड़ा हो और तीन चीजें उसमें दिखेगी फोटो के अंदर, आप खुद दिखेंगे, प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी भी दिख जाएंगे, तीनों चीजें दिख गई। इस तरह की फोटो भी जरूर लें। अभी देखो डिस्कशन के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे सेल्स के अंदर खुद के मैनेजर से डिस्कशन करें या क्रेडिट मैनेजर से डिस्कशन करें, किसी से भी करें, मतलब आप अपने सीनियर से किसी से भी डिस्कशन करें। आप किसी भी फाइल को अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जैसे कि आपने मेरे से प्रॉपर्टी पे डिस्कशन किया, अभी क्या करना है कि मेरे को प्रॉपर्टी का 360 डिग्री का वीडियो लेना है। वो कैसे लेना है कि पहले मेरे को घर के सामने खड़ा होना है और घर के सामने खड़ा होने के बाद में वीडियो स्टार्ट करके पहले पूरी प्रॉपर्टी को दिखाना है, फिर मेरे को एक बार उस घर के सामने खड़े होकर के पूरा 360 डिग्री घुमाना है, मोबाइल को खुद को घूमना है। मतलब उसके अंदर मेरे को साइड में पूरा उसके आसपास के घर, रोड, उसके सामने के लाइन के घर और इधर पूरा साइड का रोड, घर सब दिख जाएंगे और वापस से प्रॉपर्टी पे आकर के रुक जाना है। ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री का व्यू, जिसके अंदर मेरे को उस प्रॉपर्टी के आसपास की पूरी डेवलपमेंट दिख गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मेरे को घर के अंदर एंटर होना है। एंटर होने के बाद में मेरे को जहां जहां जो पहला जैसे रूम आया, मेरे को उसका हल्का सा वीडियो लेना है, थोड़ा फ्लोरिंग दिखाना है, थोड़ा सा रूफ दिखाना है कि किस तरह का है और वहां का आसपास का सामान वगैरह की क्या लिविंग स्टैंडर्ड है इनका। ये सिर्फ इसलिए है, इसका और कोई यूज नहीं है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ये चीज दिखानी है। थोड़ा सा आप इस तरह से करके अब के 2-3-4 कमरों के बना दिए, किचन वगैरह में जाकर के बना लिए। और कभी भी किसी ना गटर वटर वॉशरूम में जाकर के वीडियो नहीं बनाना है कि अब पहुंच गए गेट खोल दिया, वहां नहीं, एंटर नहीं होना है, ये विशेष ध्यान रखना है। हमें लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वीडियो काम में लेना होता है, वो सिर्फ इसलिए कि कस्टमर तो बोल रहा है कि सर मैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का कमाता हूं। आप किसी भी कस्टमर से अगर पूछेंगे ना, वो कमाई बताएगा आपको लाखों रुपए के अंदर, चाहे वो महीने का कमाता हो 15,000 रुपए, कमाई आपको लाखों रुपए में बताएगा। तो आपके घर के उसके घर में घुसने के बाद आपको दिखने लग जाएगा कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है इसका। कोई आदमी 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके घर में क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्या उसके घर में टीवी लगी हुई है, क्या उसके घर में कोई एसी लगा हुआ है, क्या कोई फ्रिज रखा हुआ है, क्या उसके किस तरह के डबल बेड है, कोई सोफा वगैरह है या नॉर्मल चेयर है या सिर्फ एक खाट पड़ी हुई है, उस पर कोई गद्दा पटका हुआ है सोने के लिए, ये चीजें आपको वहीं दिख जाएंगी। ठीक है, ये लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वीडियो काम आता है। अब मेन जो वीडियो है फुल डेवलपमेंट के लिए आपको जो लेना है, उसके लिए आपको छत पे जाना है और छत पे जाकर के जैसे घर पे आपने खड़ा होकर के 360 डिग्री का वीडियो बनाया था, वो 360 डिग्री का वीडियो आपको घर की छत पर जाकर के लेना है। अभी तो क्या था कि आप घर के सामने खड़े थे तो आपको सिर्फ घर के सामने की आसपास की चीजें दिखी, छत पे जाने के बाद आपको पूरा आसपास का दूर दूर तक की चीजें भी आपको दिख गई पूरे 360 डिग्री के वीडियो में। इससे आपको फुल डेवलपमेंट पता लग गया कि वास्तव में वहां पे डेवलपमेंट है कितना। अब इस तरह का अगर आप वीडियो अगर आप आपके बॉस के सामने लेके आते हो और दिखाते हो कि सर इस तरह की ये फाइल है, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो बॉस डिसीजन 99% दे सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में मैं लोन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। 99% आपको डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्बल डिस्कशन करोगे ना, तो जो डेटा आप दोगे ना, तो जो डेटा दोगे उस हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा। आप अच्छी अच्छी बातें बताओगे, अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। नेगेटिव इनपुट दोगे तो नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा। और तो ये एक फोटो प्रॉपर्टी के सामने कस्टमर के साथ में लेके आओगे, सेल्फी लेना Property owner के कंपलसरी। साथ में सेल्फी में पूरी प्रॉपर्टी प्रॉपर नहीं आएगी, किसी से खिंचवाओ तो वो एफिडेविट में काम आएगी तुम्हारे। फिर भागना पड़ता है, प्रताप कल परसों गया था, भाग के गया, ले गया, नहीं चलाई, राजेंद्र कैसे चला ले, ये यहाँ से जबरदस्ती चला लेता है, वहां से। एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात बताता हूं मैं। अभी ना अपने पास सॉफ्टवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल्स जब भी लॉगिन करते हैं ना आप लोग, तो मैंने अभी आपको बताया कि ओरिजिनल केवाईसी देखिए, तो ओरिजिनल केवाईसी आपको उस टाइम देखने को मिल जाएगी जब आप फाइल लॉगिन करेंगे, क्योंकि उसमें ओरिजिनल केवाईसी की फोटो क्लिक करनी है। अभी आप समझिए कि जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो क्या कर रहा है, वो जो डेटा लिखा हुआ है ना उसको रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। एक होता है डेटा को वेरीफाई करना, एक होता है डेटा को रीड करना। वो ओनली रीड कर रहा है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया है कि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी आपने आधार कार्ड की फोटो क्लिक करी ना, वो उसको रीड कर करके और उसको ही आपको लिख करके दे रहा है सिस्टम के अंदर। अभी ना अपने को ये ध्यान देना है कि जो मैंने फोटो क्लिक करी किसी भी आधार कार्ड की, क्या हमारे सिस्टम ने ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर फैच करके उठाया है कि नहीं, कहीं कोई गलत तो नंबर उठा नहीं लिया। सेकंड चीज क्या हो रही है कि एड्रेस जब आप भी
फोटो क्लिक करते हो ना तो एड्रेस को भी रीड कर करके दे रहा है, फैच नहीं कर रहा, रीड करके डाल रहा है। तो उसको जितना समझ में आया ना सिस्टम को उतना रीड करके उसने लिख करके दे दिया। मान लीजिए कि उसमें लिखा हुआ आया सीता देवी और पीछे बैक नाम है आधार कार्ड पे फ्रंट पे सीता देवी, बैक साइड पे जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है सीता देवी के साथ में वाइफ ऑफ या आत्मज या कुछ भी करके वाइफ ऑफ रामलाल जी और एड्रेस ये XYZ जो भी है। अब उसके अंदर क्या है, जब भी आप चेक करें ये विशेष तौर पे ध्यान दें कि जिसका भी नाम है तो उसका सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी सिस्टम ने हमारे फैच किया है डेटा, मान लो जयपुर लिखा हुआ आ रहा है कहीं पर और जयपुर की जगह उसने JAIPR ही उठा लिया, यू को भूल गया, तो हमें उस एड्रेस को पढ़ना है और उसको करेक्ट करना है कि यार ये इसने गलत कैच कर लिया तो ये सही करना है। सारी चीजें वो वही क्लियर हो जाती है, फिर आगे चेंजेस करते रहो। अभी देखो क्या हुआ है, तुम्हें 10 बार बोलता है फिर वो लॉगिन नहीं करता। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट कोई भी डेटा है वो जब फाइल जाती है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में पेमेंट के लिए, वो ये बोलता है कि सर इसके अंदर तो ये वाइफ ऑफ नहीं लिखा हुआ। अब हमारे बॉस ये बोलते हैं कि यार ये किसी को दिख नहीं रहा था क्या। अब वहां से ये आता है कि सेल्स को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी हुई, सेल्स टीम को यही पता नहीं है आरओ को कि इसको हम चेक करके डालें। मतलब नॉर्मल डेटा है, हमें अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है, टीपना है। जो उस आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही तो टीप करके तो देखना है, चेक करना है। हमारा काम चेकिंग का है, वेरिफिकेशन का। अब वेरीफाई कर लो, यस ये वेरीफाई हो गया, यस ओके, उसको आप डाल दोगे, वो बोलता है यस वेरीफाई वेरीफाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब लीड बनाओ तो वहां देखो फैमिली में कौन कौन है। लीड ये बैठे हैं बस, आप इनको एप्लीकेंट बना के वो तो आ रहे, पहले देखो कौन कौन है, किसको एप्लीकेंट बना सकता हूँ। 54 साल वाले को बनाना है कि नहीं बनाना, क्या इंश्योरेंस आएगा ये ध्यान रखो। ये फाइल और पे 54 साल वाला ही अगर ब्रेड अर्नर है और रिस्की है तो मैं उसी का इंश्योरेंस लेऊंगा। ये खुद के दिल में आए इंश्योरेंस आएगा जितना, मैं उसी को लेऊंगा। कस्टमर को बता के चलो ना पहले, बता के चलो कि सब ये आपके घर में ब्रेड अर्नर है और हम इनका इंश्योरेंस लेंगे, इन्हीं के PDC लेंगे, इन्हीं की अकाउंट से EMI लेंगे। ये सारी चीज बता के लीड वहां तरीके से बनाओ, क्योंकि फिर बाद में एडिट, कल एक समस्या हो गई थी, IT से भी नहीं करवा पा रहे थे हम, लेकिन वो निकल गई लास्ट मोमेंट पे फाइल, अदरवाइज जो नानू की फाइल अटक गई थी। शर्मिला क्या नाम था उसमें लेडी का, कोई सजना को एप्लीकेंट बना दिया, थंब इम्प्रेसिव है, और वो लास्ट में उसके बेटे को बनाना पड़ा। तो वो रिलेशन फैच नहीं हो रहा, यहाँ रिलेशन हो ही नहीं रहा, ना हमारे से ना किसी से भी। तो ये चीज वो ध्यान में। एडिटेबल ही नहीं था क्योंकि वो लॉक हो चुका। अब दूसरी चीज और क्या ध्यान देनी है सर, तो पहले ही एप्लीकेंट तरीके से लीड बनाओ, वो पहले ही तरीके से, ताकि स्वैप नहीं करना पड़े। इंश्योरेंस का चक्कर, इंश्योरेंस के लिए इसको ले ले उसको ले ले फलाने कर ले, ये पहले से क्लियर। और लॉगिन के टाइम पे ना सबसे पहले आप लाइव फोटो लेते हो, लाइव फोटो में ये विशेष ध्यान रखें कि कस्टमर ढंग के कपड़े पहना हुआ हो। अच्छा एक वो भैया मोबाइल से जो फोटो खींच रहे हो ना, CPA पकड़ चुका है। अब मोबाइल से वो हर उसको देखता है कि कहीं बॉर्डर मोबाइल की तो नहीं दिख रही है, वो लॉगिन नहीं करेगा। लाइव फोटो का मतलब समझ रहे हो, आप बोल दिया, मैसेज भी किया हुआ है, मैं दिखा दूँ। लाइव का सीधा सीधा मतलब ये है कि जीवित व्यक्ति की फोटो खींचनी है, फोटो की फोटो कभी क्लिक नहीं करनी है लाइव फोटो के अंदर। सर ने बताया कि कई आरओ क्या कर रहे हैं कि कस्टमर नहीं मिल रहा तो उस आदमी की फोटो ली, फोटो की ही फोटो, क्या खुद का दिमाग लगाते हैं, मैं फोटो को इस तरह से क्लिक करूंगा तो दिख जाएगी लाइव हो। लेकिन क्या है कि वहां पे हमारे CPA बैठे हुए हैं, वो सब पकड़ लेते हैं इस चीज को। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, इससे नेगेटिव इंपैक्ट आता है कि इस ब्रांच के देखो आरओ कैसे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो पहली चीज लाइव फोटो मतलब जीवित आदमी की फोटो क्लिक करनी है, और वो क्लिक करनी है वो क्लियर नजर आए, पहली चीज। दूसरी चीज ढंग के कपड़े पहने हुए हो, ये नहीं कि खेत में काम कर रहे हैं बनियान भी नहीं पहना हुआ और अपने भाई साहब आ जाओ आपकी फोटो लेनी है और भाई साहब ने फोटो खिंचवा ली, इस तरह की फोटो आई है, ठीक है, आई है इस तरह की फोटो। दूसरी चीज किसी भी लेडीज की फोटो ले रहे हैं, अब पता नहीं कौन लेडी है, आधार कार्ड से हम उसका फेस मैच नहीं करवा सकते, घूंघट के अंदर किसी भी लेडीज को खड़ा करके फोटो ले ली। अब CPA बोल रहा है कि अब ये किस लेडीज की फोटो है, वो मैच ही नहीं करवा पा रहा है। तो एक तो घूंघट में किसी की फोटो नहीं लेनी है, दूसरी चीज जो भी फोटो लेनी है फ्रंट से लेनी है। फ्रंट की फोटो कैसे होती है, कस्टमर के दोनों कान क्लियर नजर आ रहे हो, ये होती है ओरिजिनल फोटो देखने का तरीका। और सही फोटो कस्टमर के दोनों कान क्लियर नजर आ रहे हो, ठीक है, फ्रंट की फोटो होनी चाहिए, ऐसी फोटो खींच क्लिक करो।
और लाइव का मतलब है कि थोड़ा दूर से खींचो। अब जो फोटो ऐसी आ गई कि बिल्कुल ऊपर ऊपर का पार्ट अपन ने क्लिक कर लिया, वो साफ दिख रहा है कि ये तो फोटो की फोटो ली हुई है, ठीक है ना। लाइव फोटो अलग से ही फील हो जाता है, ये लाइव फोटो है। तो पहली चीज ये और ध्यान रखनी है। और मैंने भी बता ही दिया, डीओ ये जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड से जो आप मैच करवाएं डेटा को, सिस्टम क्या है कि कई बार गलत उठा लेता है। 90% तो सही उठाता है, 10% केस के अंदर कुछ ना कुछ गलत कैच कर लेता है, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, मैसेज कुछ भी वो कैच कर लेता है। तो ये आप जरूर से चेक करके वेरीफाई करें, इतना टाइम नहीं लगता। सामने पैन कार्ड पड़ा हुआ है या आधार कार्ड पड़ा हुआ है और आपके सामने जो एड्रेस लिखा है साफ साफ आपको दिख रहा है, आपको सही लग रहा है तो वेरीफाई कर दो, नहीं लग रहा है तो एडिट कर दो। हैंड टू हैंड एडिट का ऑप्शन रहता है। कोई दिक्कत ही नहीं। पहली चीज तो ये चीजें क्या है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। यदि आप इसको बिना देखे वेरीफाई कर रहे हो मतलब है कि तो करने लग गए फिर। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, इस बार ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन समझने वाली चीज है, जो नए आरओ ज्वाइन करें उनको या पुराना कोई गलती कर रहा हो उनको। नए कोई मेजर पॉइंट और- और अपन एक दो ये बताना जरूरी है। क्या चीज का? कल एक कर रहे थे। एक चीज में बीसीएम को भी ये कहना चाहता हूँ या लीगल आरओ या बीएम कोई भी हो, कि हमारे यहाँ पे ना लीगल टेक्निकल का जो टैट है 24 आवर्स का है। 24 घंटे के अंदर लीगल या टेक्निकल रिपोर्ट हमें मिल जानी चाहिए। यदि वो रिपोर्ट हमें वेंडर नहीं दे रहा है तो आप कंफर्म कीजिए, हमें बताइए कि सर ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। हमें हमारा काम फास्ट करना है, उसके लिए ध्यान देना है। तो वो कैसे कि मान लीजिए किसी भी बीसीएम ने आज लीगल रिपोर्ट डाल दी या टेक्निकल रिपोर्ट डाल दी तो मुझे उसके 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दे रहा वेंडर तो आप हैंड टू हैंड बताओ कि सर इसकी रिपोर्ट नहीं आई, हम वेंडर से बात करेंगे। अगर वो वेंडर अगर नहीं मैनेज कर पा रहा, 3-4 बार इस तरह की शिकायत आ रही है, वेंडर चेंज कर देंगे, ठीक है। हमें फास्ट काम करना है। तो 24 आवर्स का टेट है। पीडी का टेट अपना 48 आवर्स का है, फिर भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, खुद भी आप है ना मार्केट वैल्यू चेक करके आए। मैंने क्या बोला, नेबर के पास जाएं, पट्टे किसके हैं और यहाँ क्या भाव चल रहा है ज़मीनों का, वो चीज़ चेक करके आए। कल को वेंडर ने कोई गलत भाव तो नहीं दे दिया है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा भाव तो नहीं दे दिया है या बहुत कम भाव तो नहीं दे दिया है। 500 रुपए, देखो 1000-500 का डिफरेंस तो हो सकता है। आप 12 पता करके आए, वो 10 दे रहा है, चलता है, वो 6 ही दे रहा है। लेकिन वो कहीं बहुत ही कम दे दिया या कहीं बहुत ही ज़्यादा दे दिया, ये चीज़ समझने की है। आपको लग रहा है कि इस घर की वैल्यू तो 8-10 लाख से ज़्यादा है कि नहीं है, उसने घर की वैल्यू दे दी 20 लाख रुपए, तो वो भी गलत है। आपको लग रहा है कि नहीं यार इस घर की वैल्यू तो 20 लाख रुपए है और वेंडर ने दे दी उसकी वैल्यू 10-12 लाख रुपए, तो वो भी गलत है। बोले कि नहीं सर वहाँ पे तो मार्केट रेट ये चल रही है, आपने गलत क्यों दिया? वेरीफाई तो मैं भी करके आया हूँ, आपने कहाँ वेरीफाई किया? तो मतलब वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। धीरे धीरे करके सीटें क्यों खाली होगी सारी। ठीक है, ऐसा है। जिन लोगों को क्या ट्रेनिंग पहले मिल चुकी है ना, वो अब थोड़ा सा मैं कंटिन्यू देख कर लें। लूं। आप एक बार कंटिन्यू करें, मैं मेरे मन की 1-2 चीज़ें अगर कोई बताना चाहूँ और बता दूँ। भाई लोगों, इंसेंटिव का मालूम है सबको? क्या इंसेंटिव को एक जना बताएगा? नहीं, पहले का नया होगा वो तो आज मेल आई है, आपको पता ही नहीं, मैं बता देता हूँ। और मैंने ये जो लीगल टेक्निकल का पॉइंट बताया ना, ये चीज़ विशेष ध्यान रखो, टेट का विशेष ध्यान रखना है। 24 घंटे का लीगल टेक्निकल का टेट है, पीडी का टेट है 48 आवर्स का। इधर आ जाओ। और फिर अब नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कोई पॉइंट्स रहे होंगे तो फिर और बताएंगे आपको। इसी के साथ में मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ मेरी ओर से। इंसेंटिव का थैंक मालूम यू। है अब किसी को? कोई बताएगा एक जना?